welcome back to my channel. So today we're gonna revise NCLT and NCLAT most important chapter from the company's law. तो ये है आपका चैप्टर नंबर 27 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए इतना टाइम अब नहीं बचा हुआ है कि मैं आपके लिए दोबारा से नोट्स प्रिपेयर करूँ एंड देन ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ. सो ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए थे उस टाइम जब मैं प्रिपेयर कर रही थी. तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई होप कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा और अब सिर्फ रिवीजन पर्पस से हम ये नोट्स यूज़ कर रहे हैं. ऑलराइट, तो कमिंग बैक, सबसे पहले तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो NCLT एंड NCLAT है इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल. ऑलराइट, और ये किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था? इराडी कमेटी ने, जस्टिस इराडी कमेटी. ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है. ओके, देन ये एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है. ओके, ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दे देंगे NCLT इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, जुडिशियल अथॉरिटी या फिर क्वाजी जुडिशियल. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वाजी जुडिशियल. ऑलराइट, तो देखिए टोटल इसमें कितने सेक्शंस हैं? 407 से लेके 434 तक के सेक्शंस हैं, जिसमें से 407 से 414 वाले जो सेक्शंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और इसके बाद के सेक्शंस में मतलब कुछ है ही नहीं, बहुत जल्दी ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 407 में बताया गया है कि व्हाट इज़ बेसिकली NCLT. ओके, क्या है NCLT, NCLAT क्या है, क्यों इसकी फॉर्मेशन हुई, ये सब चीज़ें बताई गई हैं. ओके, देन 408 में बताया गया है कि NCLT जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी उसमें कितने मेंबर्स हैं, कि कौन कौन लोग उसमें रहेंगे और कितने मेंबर्स टोटल रहेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें हैं. देन 409 की बात करें तो इसमें NCLT की क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आपको NCLT के मेंबर्स में आना है. देन 410 है NCLAT का कॉन्स्टिट्यूशन. सिमिलर, मतलब ये दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे NCLAT की बात की गई है. ऑलराइट, देन 411 में इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है. देन 412 में बात की गई है सिलेक्शन की, यानी कि कैसे हम डिसाइड करेंगे, मतलब इतने सारे लोग, अगर मान लीजिए सपोज़ 100 लोग चाहते हैं कि वो NCLT में जाके उसके मेंबर बन जाएं, तो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है या फिर कैसे उनकी सिलेक्शन कमेटी जो बनी है जो डिसाइड करते हैं कौन रहेंगे, उसमें कौन मेंबर्स रहेंगे, ये सारी बात हम लोग अभी आगे डिटेल में करेंगे. देन 413 है टेन्योर के बारे में, यानी कितने टाइम पीरियड तक के लिए रहेगा, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, ये सारा कुछ. देन 414 है सैलरी अलाउंसेज एंड अदर टर्म्स, यानी पैसा वैसा कितना मिलता है, सैलरी अलाउंसेज ऑनरेरियम जो भी है. देन 415 है एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी कि वहाँ पे जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रेसिडेंट है या चेयरपर्सन है, अभी आगे जो हम लोग देखेंगे उसमें मान लीजिए किसी का डेथ होता है या कोई रिज़ाइन करता है, तो उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट के नाम पे कौन आएंगे, कैसे वो चीज़ डिसाइड होगी. ओके, देन 416 है रेजिग्नेशन, अगर आपको रिज़ाइन करना है तो आप कैसे करेंगे. 417 है रिमूवल, यानी किसी का मान लीजिए कोई फ्रॉड करते पकड़ा गया या फिर कोई मतलब ऐसा है जो अब फिट नहीं बैठ रहा है इस क्राइटेरिया में, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, ये चीज़ें हैं. अगर आपने कुछ भी इंसॉल्वेंसी की है या फिर आप थोड़ा मेंटल डिसेबल हो गए हैं तो कैसे फिर आपको रिमूव करेंगे, ये सारी बातें इसमें हैं. देन 418 है स्टाफ ऑफ ट्राइब्यूनल. 419 है बेंचेस ऑफ ट्राइब्यूनल, यानी कितनी बेंचेस हैं, कहाँ कहाँ हैं. देन 420 है ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, यानी उनका ऑर्डर, कैसे ऑर्डर के बारे में बात करी गई है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. और यहाँ से मेरे ख्याल से 407 से लेके 413 तक के जो सेक्शंस हैं ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. और इसके नीचे 15 तक भी आप याद रख सकते हैं, बाकी इसके नीचे ठीक है, ओके ओके है, मतलब थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए कि अगर वहाँ पे ऑप्शंस आएँ तो आप मार्क कर सकें. बाकी उतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है. ओके, तो ये हो गई ये वाली बात. और ये साइड में देखिए मैंने लिखा है कि NCLT टू NCLAT अगर आपको जाना है तो ये 45 डेज़ लगेंगे, मतलब आपको 45 डेज़ का टाइम मिलेगा. देखिए ये चीज़ अभी हमने पीछे जब 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे कंपनीज लॉ के, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला था कि अगर आप NCLT में हैं, अगर आप मतलब आपका कोई रिजल्ट आया NCLT से, आपने कुछ फाइल किया था और उसका रिजल्ट NCLT ने आपको दे दिया है, तो आप कितने दिन के अंदर अंदर NCLAT जा सकते हैं. ये तो इसका करेक्ट आंसर था 45 दिन के अंदर. और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप कोई अच्छा वैलिड रीज़न देते हैं तो आपको 45 डेज़ का एक्सटेंशन भी मिलेगा. तो ये सारे सेक्शन की बात हम लोग आगे करेंगे. तो मूविंग ऑन, सबसे पहले देखिए यहाँ पे NCLT की बात करते हैं. यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होते हैं और उनके साथ एक जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक टेक्निशियल मेंबर होते हैं. एक नहीं, सॉरी,
मतलब इनकी कैटेगरी, मतलब इनके नीचे, सॉरी, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर रहते हैं, उसके बाद इनके नीचे कुछ जुडिशल मेंबर्स रहेंगे और कुछ टेक्निशियल मेंबर्स रहेंगे। और इसमें 14/6 मैंने लिखा तो था, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये अभी के लिए करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि जब मैंने ये नोट्स बनाए थे तो उतने टाइम 14 जुडिशल मेंबर थे और 6 टेक्निशियल मेंबर थे। तो आप एक बार अपडेट कर लीजिएगा गूगल पे सर्च करके, ऑलराइट। और इधर एनक्लैट की बात करें तो इसमें भी सेम रहता है, इसमें एक प्रेसिडेंट रहेंगे, देन जुडिशल मेंबर इसमें भी रहते हैं और टेक्निशियल मेंबर भी रहते हैं, ओके। और यहाँ पे मैक्सिमम 11 ये क्यों लिखा हुआ है, एक्चुअली मैक्सिमम 11 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैक्सिमम 11 मेंबर्स हो सकते हैं इस NCLT के अंदर। देन इसका टर्म एंड कॉम्पोजिशन देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि दोनों ही चीज़ों के लिए, अगर आपको NCLT में जाना है, अगर आपको NCLT में जाना है, तो आपकी मिनिमम एज 50 साल होनी ही चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफर किया जाता है। अगर मतलब जो 50+ हैं वो ऑलरेडी कितने एक्सपीरियंस होंगे, इसलिए उस हिसाब से मिनिमम क्राइटेरिया इनका 50 साल है। देन प्रेसिडेंट के लिए देखिए, 2 टर्म के लिए ये रह सकते हैं, 5-5 साल का टर्म रहेगा, यानी 5 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए, उसके बाद ये अब मतलब वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ओके। इसी तरह है जुडिशल मेंबर के लिए भी 5-5 साल का है। देखिए ये 5-5 जो है ना, ये सबके लिए है, NCLT हो, वेदर इट इज़ NCLT और NCLAT, इट इज़ सेम फॉर बोथ, ऑलराइट। तो ये दोनों चीज़ के लिए हो गया। उसके बाद देन देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रेसिडेंट की एज है वो 67 मैक्सिमम है, मतलब इसके बियॉन्ड आप जाएंगे या फिर इसके बियॉन्ड आप जाएंगे, या अगर आपका टर्म जाता है तो फिर आप वहाँ पे वैलिड नहीं होंगे, ओके। तो यहाँ पे मैक्सिमम इनका 67 है, जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निशियल मेंबर का 65 है। इसी तरह आप एनक्लैट में आएंगे तो प्रेसिडेंट के लिए 70 ईयर्स है और जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निशियल मेंबर के लिए 67 है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए बेसिकली एनक्लैट जो है वो बड़ी अथॉरिटी है, राइट। तो उनके जो चेयरपर्सन होंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट कहना गलत होगा, उनके जो चेयरपर्सन होंगे उनको ज़्यादा टर्म दिया गया है, मतलब वो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रखा गया है, तो इसलिए इनकी एज 70 साल मानी गई है मैक्सिमम। और इनके नीचे जो दोनों लोग रहेंगे उनका 67 है। लेकिन जो ये वाला 67 है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट वाला है, मतलब प्रेसिडेंट की मैक्सिमम एज NCLT में 67 है और जुडिशियल और टेक्निशियल मेंबर में 65 है, ऑलराइट। तो ये चीज़ प्लीज़ आप याद रखिएगा, ये छोटे से आधे पेज में बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, मे बी आपके एग्जाम में ये चीज़ देखी जा सकती है। देन कमिंग टू सेक्शन 409, क्वालिफिकेशन ऑफ NCLT, यानी कि NCLT के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ओके। सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करें तो जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, यानी कि आप जो प्रेसिडेंट ऑफ NCLT हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे अगर आप हाई कोर्ट में 5 साल तक एज अ जज सर्व कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके। ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। देन कमिंग टू जुडिशियल मेंबर, इसके लिए देखिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जज ऑफ हाई कोर्ट हों, यानी कि आपने हाई कोर्ट जज आप कभी रह चुके हों। देन डिस्ट्रिक्ट जज फॉर मिनिमम 5 ईयर्स एंड देन एडवोकेट फॉर मिनिमम 10 ईयर्स ऑन इन एनी कोर्ट, यानी इन तीनों में से अगर आप कुछ भी हैं तो आप वैलिड हैं जुडिशियल मेंबर के लिए, ऑलराइट। देन टेक्निशियल मेंबर की बात करें, मिनिमम 15 ईयर इन इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन लीगल सर्विस, आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर एज जॉइंट सेक्रेटरी और अबव रैंक टू गवर्नमेंट, यानी 15 साल कम से कम आप इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस को दे चुके हो अपना, ओके। देन CA हो या फिर मिनिमम 15 साल के लिए, CW हो A हो मिनिमम 15 ईयर्स के लिए, कंपनी सेक्रेटरी रह चुके हों 15 साल के लिए, या मतलब एक चीज़ आप ये याद रखिए कि NCLT में जो टेक्निशियल मेंबर है उसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो 15 साल, 15 आप याद रख लीजिए कि उसके लिए जो भी एक्सपीरियंस है वो 15 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, ऑलराइट। आई होप यू आर क्लियर विद द क्वालिफिकेशन ऑफ NCLT। मूविंग ऑन, क्वालिफिकेशन एनक्लैट की क्या है, इसमें 3 ही लाइन में सब कुछ हो गया। चेयरपर्सन है अगर उसके, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, यानी आप सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज सर्व कर चुके हों या फिर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पे सर्व कर चुके हों, तो आप वैलिड हैं इस पोजीशन के लिए। देन जुडिशियल मेंबर के लिए जज ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए या फिर जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर 5 ईयर्स, ये दोनों चीज़ों में कोई भी चीज़ फॉलो हो रही है तो आप वैलिड हैं। देन टेक्निशियल मेंबर के लिए देखिए यहाँ पे 25 ईयर का एक्सपीरियंस माना गया है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि NCLT में देखिए बेसिकली 15 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है या उससे ज़्यादा का, और अगर आपको एनक्लैट में जाना है तो एटलीस्ट आपको 25 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, फाइन, टेक्निशियल मेंबर के लिए ओनली। देन देखिए 412 की बात करें, सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ NCLT एंड NCLAT बाय सिलेक्शन कमिटी। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं NCLT के, साथ ही साथ जो चेयरपर्सन हैं और जुडिशियल मेंबर्स हैं एनक्लैट के, वो
वो जो होते हैं वो कहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद। ओके, यानी कि जो टॉप मोस्ट हेड हैं एनसीएलटी के और जो चेयरपर्सन हैं उसके एनक्लैट के, और साथ ही साथ जो जुडिशियल मेंबर्स हैं एनक्लैट के। ओके, इन तीनों पोजीशंस के लिए जो मेंबर्स होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद। ऑलराइट, और बाकी के जितने लोग बच रहे हैं, यानी कि एनसीएलटी में जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निशियल मेंबर बच रहे हैं और एनक्लैट में सिर्फ टेक्निशियल मेंबर बच रहे हैं, तो इनको सेलेक्ट कराने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। ओके, यहाँ देखिए लिखा है अपॉइंटेड ऑन रिकमेंडेशन और सिलेक्शन कमेटी। अब इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे? सबसे पहले होंगे इसके चेयरपर्सन यानी चेयरमैन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनका कोई भेजा हुआ नॉमिनी, ये उनके उस कमेटी के हेड होंगे। ऑलराइट, देन मेंबर्स में बात करें तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, देन एक और मेंबर होंगे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, एक सेक्रेटरी ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑलराइट, तो ये 5 तरह के मेंबर्स इसमें हो गए। प्लीज़ ये याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया जाए कि इसमें से आप बताइए कि कौन से लोग सिलेक्शन कमेटी के मेंबर नहीं हैं। अब इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि हर इसमें सब कुछ सेक्रेटरी को बुलाया गया है सिर्फ, है ना। एक हो सकता है आपके ऑप्शंस में दे दें कि लॉ एंड जस्टिस के जो प्रेजेंट टाइम में जो सेंट्रल हेड हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनका नाम दे दिया, या फिर पूछ अभी सेक्रेटरी और मिनिस्टर में आप कंफ्यूज हो गए वहाँ पे, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाले दोनों को छोड़ के बाकी तीनों में सेक्रेटरी को बुलाया गया है। एमसीए, लॉ एंड जस्टिस एंड फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से तीनों को सेक्रेटरी को बुलाया गया है। ऑलराइट, देन देखिए, no appointment of the members of the tribunal of appellate tribunal shall be invalid merely by the reason of vacancy or any defect in the constitution of the selection committee। इसका मतलब देखिए एक्चुअली ये है कि जो भी आपने, सपोज़ मैंने सिलेक्शन कमेटी बनाई, उसके बाद फिर मैंने एक बना दी सिलेक्शन कमेटी, और जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने चूज़ कर लिया कि ये वाले मेंबर्स रहेंगे। उसके बाद उन मेंबर्स ने फ्यूचर में कोई डिसीज़न लिया, लेकिन उस टाइम पे ये पता चलता है कि मैंने जो सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था, उनमें कोई डिफेक्ट था, यानी मेरी वजह से, मतलब उसमें कुछ कमी थी। तो देखिए उनकी कमी का जो रीज़न होगा, जो उसका ओवरकम होगा, वो उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, जो अब वो जो डिसीज़न ले रहे हैं वो वैलिड ही रहेगा। ऑलराइट, तो जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स में जो भी दिक्कत आई है, उसका इफेक्ट उनके रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा। तो इसका ये सिंपल सा मतलब है। देन कमिंग टू सैलरी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ट्राइब्यूनल, देखिए अगर मान लीजिए जो भी प्रेसिडेंट हैं या चेयरपर्सन हैं एनसीएलटी के, एनसीएलएटी के, अगर उनका डेथ होता है या फिर इलनेस होता है या फिर रेजिग्नेशन होता है, इन तीनों के केस में वो तो फिर इस हालत में नहीं रहेंगे ना कि वो जाके सब कुछ वहाँ पे मैनेज करें। तो उनकी जगह पे सीनियर मोस्ट पर्सन शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट अंटिल नाउ प्रेसिडेंट अपॉइंटेड, अंटिल न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंटेड, यानी कि जब तक फिर न्यू प्रेसिडेंट नहीं आ जाते हैं, तब तक उस कमेटी या फिर वहाँ पे एनसीएलटी या एनक्लैट में जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन रहेंगे बाय एक्सपीरियंस, ऑलराइट, वो जो है वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे आ जाएंगे। ऑलराइट, देन रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर, देखिए प्रेसिडेंट जो हैं, चेयरपर्सन, मेंबर्स कोई भी हों, वो जो है नोटिस देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और रिज़ाइन कर देंगे। लेकिन ये 3 चीज़ों में हो सकता है, अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम वन टर्म, यानी आपका टर्म शुरू हो चुका है और उसके साथ ही साथ 3 महीने बीत चुके हैं, तब आप ये कर सकते हैं। या फिर न्यू सक्सेसर जो हैं वो आ चुके हैं, यानी आपका टर्म ख़त्म हो चुका है, अब नए लोगों को अपॉइंट कर दिया गया है। या फिर थर्ड एक्सपायरी ऑफ इस टर्म, यानी वही बात है कि ख़त्म हो गया टर्म, नए लोग को आना है। तो इन तीनों केसेस में, यानी इन तीनों में से जो भी सबसे पहले होगा, उस केस में आपको अपना रेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ऑलराइट, देन रिमूवल की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहती है, वो अपना रिकमेंडेशन देती है कि हाँ ठीक है, तो उसके बाद आप रिमूव कर सकते हैं किसी को भी, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, मेंबर्स, किसी को भी। ओके, देन देखिए यहाँ पे 5 इसके क्राइटेरिया हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप उनको रिमूव कर सकते हैं। एडजर्ड एज इंसॉल्वेंट, convicted as offense involving moral problem, physically mentally incapable, acquired such financial interest, यानी वो फ्रॉड वर्ड करने लगे हैं, और हैज़ abused his position। ठीक है, इन 5 केसेस में पूरा अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जो है रिमूव कर सकते हैं किसी को भी, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, मेंबर, किसी को भी।
देन यहाँ पे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में विदाउट प्रेजुडाइज टू दियर प्रोविजंस कैन इशू ऑर्डर इफ चेयरपर्सन प्रेसिडेंट मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी एज इंक्वायरी मेड बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन्फॉर्म्ड ग्रुप टू रिमूव प्रोवाइड OBH। ऑल राइट, देखिए अगर उन्होंने क्या किया है, अगर उन्होंने मिसबिहेव किया है, कुछ इनकेपेसिटी है, तो ऐसे केस में उनको तुरंत ही रिमूव कर सकते हैं फिर, और उनको OBH मिलेगा, यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, यानी उनको अपनी बात कहने का, अपनी तरफ से सफाई पेश करने का एक मौका दिया जाएगा। ओके, देन यहाँ पे देखिए सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बेंचेस ऑफ ट्राइब्यूनल की बात करें तो इसकी अभी प्रेजेंट में 11 बेंचेस हैं, और आई सजेस्ट यू कि आप एक बार इसको अपडेट भी कर लीजिएगा, मैंने इसको चेक नहीं किया, आई एम सॉरी। देन देखिए इसकी प्रिंसिपल बेंच जो है वो नई दिल्ली में लाई करती है अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो उसकी प्रिंसिपल बेंच है अभी प्रेजेंट में वो कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में है। ओके, और ये सब इसके मेंबर्स वगैरह हैं, देख लीजिएगा। देन ये क्यों होता है, रिहैबिलिटेशन, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिवाइविंग ऑफ एनी कंपनी के लिए होता है, तब वहाँ पे स्पेशल बेंच बैठाई जाती है, और इसके टोटल मेंबर्स 3 होते हैं। ओके, और डिसीजन कैसे लेंगे, जो मेजॉरिटी जो डिसाइड करेगी वही लेंगे, और अगर ओपिनियन डिफर करता है तो शैल बी रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर हियरिंग टू वन और मोर मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल। ऑलराइट, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कुछ खास। देन ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल की बात करें, ट्राइब्यूनल में आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास सच एन ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, डिस्पोज ऑफ विद इन 3 मंथ्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए अगर आपके पास कोई मैटर आता है, कुछ अगर किसी ने फाइल किया है या कुछ भी किया है, तो आपको वो मैटर 3 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, यानी 3 महीने के अंदर आपको मैटर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ऑलराइट, इफ़ नॉट देन गिव रीज़न प्लस एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज मोर, यानी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको 90 दिन का और एक्सटेंशन मिल सकता है। ओके, इफ़ एनी मिस्टेक फाउंड फ्रॉम रिकॉर्ड देन ट्राइब्यूनल में विद इन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर रेक्टिफाई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 years जो लिखा हुआ है। देखिए सपोज़ मैंने कुछ फाइल किया था NCLT में, NCLT ने अपना डिक्लेरेशन दिया, लेकिन सपोज़ उनको कभी रियलाइज़ होता है कि जो उन्होंने डिसीजन दिया था वो गलत था, किसी चीज़ लॉ को मतलब मिसकंडक्ट कर रहा है, या कुछ मतलब कोई चीज़ उससे गलत हो रही है, तो उन्हें क्या है, मतलब वो जो अपना ऑर्डर दे चुके हैं उसको रेक्टिफाई वो कर सकते हैं 2 साल के अंदर अंदर। ओके, तो ये 2 साल इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। देन नो सच अमेंडमेंट इज़ अलाउड इफ़ एनी अपील इज़ प्रेफर्ड। तो ये सब इतना खास नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दे रही हूँ जल्दी जल्दी। देन देखिए यहाँ पे अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर NCLT से NCLAT में जाना है तो 45 दिन का विद इन 45 डेज आपको जाना है। ओके, और देखिए यहाँ पे विल गेट एक्सटेंशन इफ़ सफिशिएंट रीज़न इज़ फाउंड, यानी अगर आप कुछ सफिशिएंट रीज़न मिल जाता है, अगर आप एक वैलिड लॉजिकल रीज़न देते हैं तो फिर 45 दिन का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। देन NCLAT will give order as it thinks fit, confirm, set aside etc। यानी कि जैसे हाई कोर्ट वही वाला सेम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके हक़ में ही फैसला आए, जो उसको सही लगेगा वो या तो बोलेगी कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है वो सही है, या तो फिर वो अपना कुछ अलग ऑर्डर देगी। तो इसमें भी वैसे ही होता है कि अगर उसको लगता है कि NCLT सही है तो फिर वो जो NCLT का डिसीजन है उसको अप्रूव कर देगी, और अदरवाइज़ हो सकता है कि वो अपनी तरफ से कोई डिसीजन ले। तो ये टोटली इसके ऊपर डिपेंड करता है। देन एक्सपेडिशियस डिस्पोजल बाय NCLT, यानी कि आप मैटर को डिस्पोज करिए, वही बात है 3 महीने के अंदर अंदर, एज सुन एज पॉसिबल इन एक्सपेडिशियस मैनर। देन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपील टू सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जांपल आप NCLT में आपका डिसीजन आया, आप उससे खुश नहीं हैं, देन आप एनक्लैट गए 45 डेज़ के अंदर, वहाँ पे भी सेम डिसीजन आ गया जो जिससे आप खुश नहीं थे। ओके, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको NCLT से NCLAT में जाना है तो 45 डेज़ लगेंगे, और अगर आपको एनक्लैट से सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर ये काम करना पड़ेगा। ओके, मेक एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट ओनली ऑन मैटर्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, फर्दर एक्सटेंशन। देखिए यहाँ पे भी वही बात है, अगर आपने कोई लॉजिकल रीज़न दिया तो आपको 60 दिन का और एक्सटेंशन मिल जाएगा। देन देखिए प्रोसीजर बिफोर NCLT while disposing any proceeding shall not be required to follow procedures। देखिए इसमें कुछ बात नहीं की गई है, एक्चुअली ये सब ऐसे लिखा हुआ है। इसमें सीधी सी बात ये की गई है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ये लोग फॉलो करेंगे, और जो भी इनका है वो सिविल कोर्ट की तरह ही रहेगा, इनको सिविल कोर्ट की तरह ही माना गया है, बस सिंपल सी यही बात इसमें लिखी हुई है। ऑलराइट, देन देखिए एनी ऑर्डर मेड बाय NCLT इन्फोर्सेबल एज अ कोर्ट डिग्री, इनको कोर्ट के बराबर का क्योंकि दर्जा दिया जाता है, इसलिए उनका जो भी डिसीजन है या उनका जो भी ऑर्डर है वो कोर्ट डिग्री की तरह ही इन्फोर्स किया जाएगा। ओके,
देन ऑल प्रोसीडिंग्स इन NCLT डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये मतलब एक तरह से ये लॉ ये वाला सेक्शन इसलिए है कि इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो NCLT है वो उसको कोर्ट की तरह ही माना गया है। ऑलराइट, देन पावर टू पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट एज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि अगर किसी को पनिश करना है तो कैसे करना है, ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। डेलीगेशन ऑफ पावर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन डीम्ड एज पब्लिक सर्वेंट, प्रेसिडेंट, मेंबर, ऑफिसर, चेयरपर्सन, कोई भी हो उनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है। ऑलराइट, देन प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन taken in good faith if no evidence work of tribunal is considered as protection of actions taken in good faith। यानी देखिए सपोज NCLT का कोई डिसीजन आता है और हो सकता है कि वो सही ना हो, बहुत बार लगा हो किसी को, तो उन्होंने क्या की पिटिशन फाइल कर दी कि इनका डिसीजन सही नहीं है। अगर लास्ट में पाया गया कि ठीक है इनका डिसीजन सही नहीं था, लेकिन फिर भी उनको मतलब क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनको ये माना जाता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो गुड फेथ से कर रहे हैं। ओके, वो पब्लिक सर्वेंट हैं और वो हमेशा जो भी डिसीजन लेते हैं वो गुड फेथ में लेते हैं। देन पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, यानी सपोज़ कोई ऐसा मैटर फंसता है जिसमें कुछ बात आती है किसी ऐसी चीज़ों की जिसमें डिस्ट्रिक्ट को इन्वॉल्व करना पड़े, या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि सपोज़ ट्राइब्यूनल इन एनी प्रोसीडिंग रिलेटेड टू सिक कंपनी या फिर वाइंडिंग अप ऑफ एनी अदर कंपनी, यानी कंपनीज की बात होती है तो वहाँ पे हेल्प भी ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से या किसी से भी हेल्प भी ले सकते हैं वो लोग, इन ऑर्डर टू टेक इन टू कस्टडी ऑल प्रॉपर्टी, boards of account and assets etc, body of accounts, assets etc. all right, then ट्राइब्यूनल रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन तीनों लोग को वो अपना राइटिंग में दे सकते हैं कि उनको कैसी हेल्प चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, टू टेक पोसेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एज स्पेसिफाइड इन देयर जुरिसडिक्शन। ऑल एक्ट्स डन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड, यानी वो जो भी कर रहे हैं वो कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, वो क्वेश्चनेबल नहीं है। ऑलराइट, then civil court not to have jurisdiction, once matter goes into hands of NCLT civil court has no role to play, यानी एक बार मैटर चला गया NCLT के पास तो उसके बाद सिविल कोर्ट का कोई भी मतलब नहीं है, वो अपना खुद करेंगे जो करेंगे, क्योंकि उनको भी तो बराबर का दर्जा दिया गया ना, सिविल कोर्ट के बराबर के ही तो हैं वो लोग। then vacancy in NCLT, if any vacancy is made then decisions made by the committee as a whole earlier on any company is not void, it's still valid। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पहले, एक वहाँ पे बताई थी कि अगर सिलेक्शन कमेटी के अंदर कोई डिफेक्ट पाया गया तो उनके उसका असर NCLT के मेंबर्स पे नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई वैकेंसी होती है NCLT या फिर NCLAT में तो भी वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो पूरी तरह से वैलिड होगा। ऐसा नहीं होगा कि बाद में अगर सपोज़ कोई न्यू मेंबर अपॉइंट हो गया तो फिर उनकी वजह से पूरा डिसीजन चेंज होने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी हो रही है तो हो, वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो टोटली वैलिड है। देन 432 की बात करें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन रिप्रेजेंट इटसेल्फ, लॉ ऑफ लिमिटेशन है फिर वही 3 महीने का। देन लास्ट है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन फाइंडिंग प्रोसीडिंग्स, मैटर्स पेंडिंग इन CLB आर फर्स्ट ट्रांसफर टू ट्राइब्यूनल, इफ एनी पर्सन डिसएग्रीज विद डिसीजन ऑफ CLB अपील इन हाई कोर्ट 60 दिन के अंदर। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो दोनों के लिए नंबर सेम है 60 दिन। ओके, और अगर सफिशिएंट रीज़न आप देते हैं तो 60 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा आपको। ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन आर्बिट्रेशन रिस्ट्रक्चर मैटर ऑल ट्रांसफ़र फ्रॉम CLB टू ट्राइब्यूनल, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको वो अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि ये थोड़ा सा टाइम में आपका ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया होगा। जो जो मैंने इम्फेसाइज़ किया है प्लीज़ आप वो याद करिए कायदे से, और वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फ़ेज़ 1 के लिए अगर आपने ये चैप्टर छोड़ा हुआ था तो प्लीज़ जितना मैंने आपको बताया है उतना पढ़ लीजिए, दैट्स एनफ फॉर यू फॉर फ़ेज़ 1, एंड फ़ेज़ 2 तक आपको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा, तो देन वी कैन प्रिपेयर इट फॉर बेटर। ओके, इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे जो डिविडेंड वाला चैप्टर है, एक बार वो रिवाइज कर लेंगे, आज ही कर लेंगे एक्चुअली रात तक। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर भी है, तो उसको आज हम लोग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है उसका नाम, वो आज ही हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। और उसके बाद मैंने आपको कॉस्टिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बोले थे, तो उसका MCQ जल्दी बना लेंगे आज या कल तक, और उसके MCQ हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई सजेशन है या आपको अभी कोई टॉपिक पढ़ना है, मुझसे रिवाइज करवाना है, तो यू कैन टेल मी एनी टाइम। Alright, so thank you so much for watching till the end, and please like, share and subscribe to my channel, and stay tuned for the next video. Bye bye.